कि आप डायरेक्ट नहीं दे सकते हो? नहीं, आप देखिए, ये अक्सर होता है, ये हमारे बहुत सारे आवेदक हैं, इनफैक्ट हमारे साथ ये समस्या आती है कि जब हम आरटीआई आवेदन देने जाते हैं तो यदि बाई हैंड हम देते हैं और हार्ड कॉपी के तौर पे, और हम चाहते हैं कि उसकी हमें पावती मिल जाए, तो उस स्थिति में आज एक हाँ आजकल क्या प्रथा बन गई है कि वो घुमाते हैं, बोलते हैं यहाँ पे आरटीआई नहीं लगेगी, उस साहब से मार करवा के लाओ, साहब बोलेंगे वो दूसरे साहब से मार करवा के लाओ, फिर दूसरे साहब बोले वो तीसरे साहब हाँ से मार करवा के लाओ। यही स्थितियां आपके साथ भी हुई होगी। हाँ। तो तो हालांकि मेरे को इस बारे में पोस्ट ऑफिसर ने थोड़ा सा हेल्प किया और वो फिर पोस्ट के थ्रू ही भेजा है। और उनने भी ऐसा किया कि पोस्ट को लेते से ही उसको ज्यादा पोस्ट डाक को ज्यादा घुमाते हुए ना करके हुए डायरेक्ट वही पहुंच गए वहां लेके। तो नहीं, वो तो जब तक पहुंचे। आपने आपने डाक से भेजा ना, तो डाक डाक आपका एक्सेप्ट हो गया है ना, स्वीकार हो गया है ना। हाँ 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 हाँ। बस उन्होंने डाक अच्छा ले लिया है, सर। तो आपको वो जानकारी 30 दिन में देंगे। तो 30 दिन में जानकारी नहीं देते हाँ हैं तो फिर आपको अपील करनी पड़ेगी, प्रथम अपील, उनके प्रथम हाँ अपील। सर। और सर अगर राहुल जी लाइन पे हो तो उनसे भी मेरा एक क्वेश्चन था कि सर लगभग बहुत सारे राज्यों में ऑनलाइन आरटीआई ऑनलाइन का पोर्टल ऑनलाइन हो चुका है, मध्य प्रदेश में ऑनलाइन आरटीआई का सिस्टम क्यों नहीं है? अब मध्य प्रदेश में राहुल सिंह जी तो यहाँ क्योंकि पर सर इसमें नहीं है, हाँ, मीटिंग में नहीं है। घूमना ज्यादा पड़ता है, आवेदक को घूमना ज्यादा बहुत पड़ता है बहुत मेरा अच्छी ये। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। इस विषय पर पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है, और इसके बारे में विवेक तनखा, यहाँ के एक राज्यसभा सांसद हैं मध्य प्रदेश से, हाँ उन्होंने सर जी। पत्र भी लिखा था, और राज्य को और केंद्र को पत्र लिखा था इस विषय में, और फिर थोड़ा सा हलचल हुई थी, और फिर इसमें एक टीम गठित हुई थी, और एनआईसी की टीम और सब ये मिल करके, स्टेट की टीम मिल करके इसको कुछ फंक्शनिंग स्थिति पे लाए हैं। तो आज की डेट में सिर्फ आपको पोर्टल पर कौन सूचना आयुक्त है और कौन उनके कुछ महत्वपूर्ण निर्णय है, सिर्फ इतनी ही जानकारी आपको मध्य प्रदेश के पोर्टल में मिल सकती है, ठीक है ना। इतनी जानकारी ही यहाँ पर उपलब्ध है, बाकी यहाँ पर अन्य जानकारी अभी इसको कैसे फाइल करेंगे ये उपलब्ध नहीं है। तो ये जो है एक चिंता का विषय। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क हमारा ये डाउन हो गया था, तो अपन जो हाँ चर्चा, सर वही। हाँ जी, चर्चा कर रहे थे कि बेसिकली हम्म। यहाँ पर वो सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं है जो हम और आप चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमें कब तक इंतजार करना पड़ेगा, ये राहुल सिंह जी ही आकर के बताएंगे अगले कार्यक्रम में, हम आपकी बात को उनके समक्ष जरूर रखेंगे। अब अगला प्रश्न आप कौन अच्छा पूछना चाहेंगे? सर चित्रकांत मेरे शर्मा। दो प्रश्न और थे, अगर हाँ पाँच सर, मिनट के शॉर्ट प्रश्न शॉर्ट में है पूछ लीजिए, थोड़ा चलिए बता सकते? गोविंद जी, शॉर्ट में पूछ लीजिए, चलिए हाँ पूछिए। सर। हाँ सर जी, मेरा एक आरटीआई था जिसके अंदर इंफॉर्मेशन पीआईओ के पास नहीं थी, पर उसके पास इतना पावर है कि वो कलेक्ट कर सके, पर वो साफ मना कर रहा है कि ये मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। क्या उस पावर के थ्रू वो कलेक्ट करके नहीं दे सकता क्या हमें? देखिए, आरटीआई कानून में बिल्कुल दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। यदि लोक सूचना अधिकारी जितनी आपकी मदद करना चाहे वो धारा 5(3) के तहत बिल्कुल कर सकता है, पूरी आपकी मदद कर सकता है, कोई पर वो बंदिश साफ उसको मना नहीं। कर रहा है कि मेरे हाँ, पास पर मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए। पीआईओ। हाँ, पर मैं बता रहा हूँ आपको, आरटीआई कानून में कोई भी जानकारी संकलित करके देने का प्रावधान नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जो जानकारी इनके पास उपलब्ध है वही जानकारी देने में इनका सर दर्द होता है। तो वो ऐसी जानकारी हमें कहाँ देंगे, कैसे देंगे, जिनको इनको संकलित करना पड़े। तो बिल्कुल इनसे आशा मत करिए कि ऐसी कोई जानकारी आपको देंगे, संकलित करके देने का इनके पास प्रावधान नहीं होता है। यदि आपके हमारे उस बाबू या पीआईओ से अच्छे संबंध हैं और वो हमें जानकारी उपलब्ध करवा देना चाहता है तो वो दे सकता है, कहीं से भी मंगवा के वो दे सकता है, बिल्कुल। सर वो तो करवा ही नहीं पाएगा क्योंकि उसमें उसके बहुत हाथ पैर फंस जाएंगे। हाँ, तो ठीक है, फिर ऐसा आप है। समझ रहे हैं ना अब उस बात हाँ। को। चलिए ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन और यहाँ पे सर लेते एक। हैं। चित्रकांत हाँ शर्मा हाँ सर। ठीक ठीक। हाँ, चित्रकांत शर्मा चित्रकांत जी। शर्मा हम्म, सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर, मैं क्वेश्चन करता हूँ सर, जब हम किसी आवेदन पे प्रथम अपील में जाते हैं सर, किसी ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट लेवल के या राज्य लेवल के। हम्म, हेलो। हाँ, बोलिए। तो ना सर, वहाँ क्या होता है कि जिस कक्ष में सुनवाई होती है हमारे अपील आवेदन पे, वहाँ एक तो अपील अधिकारी होते हैं, दूसरे होते हैं जनसूचना अधिकारी, तीसरे हो जाते हैं वो ऑफिस के एक सुपरिटेंडेंट बढ़ जाता है, चौथा स्टोनो बढ़ जाता है। और वो चारों व्यक्ति जो है एक ही तरह की बात करते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है। सूचना अधिकारी बोलते हैं कि इस नियम के तहत नहीं दे रहे हैं, तो अपील अधिकारी भी उसकी सहमति भरते हैं। बीच बीच में वो अनुभाग अधिकारी, सेक्शन अफसर या स्टोनो भी वही बोलते हैं। और कोई आवेदक जो गया है वो अकेले जा रहता है रूम में सर। तो वो एक तरह से चार लोग जब उसको कन्विंस करते हैं कि नहीं हम जो कह रहे हैं सही, तो ऑटोमेटिक वो थोड़ा सा वीक हो जाते हैं सर उस जगह पे बैठ के, अकेले होने के कारण। तो क्या आवेदक जो है किसी अपील के प्रकरण में अपना कोई साथी नहीं जा सकता है जो उनकी तरफ से उनका पक्ष रखे वहां जाके?
क्योंकि हर जो आवेदक होता है सर, वो बहुत अच्छा बोलने वाला नहीं होता, अच्छा तर्क करने नहीं वाला होता, तो उसके साथ वो स्थिति हो जाती है सर उस रूम में। इस विषय पर हमारे बीच में आत्मदीप सर हैं, वो अभी जुड़े हुए हैं। आत्मदीप सर, कृपया इनका चित्रकांत शर्मा जी के प्रश्न का आप जवाब देने का कष्ट करें। सर अनम्यूट कर लीजिएगा। बिल्कुल, हर अपीलार्थी प्रथम अपील और द्वितीय अपील की सुनवाई में अपने साथ सहायक ले जा सकता है। वो वकील भी हो सकता है और वो कोई दूसरा उसका कोई भी मित्र या कोई जानकार भी हो सकता है। इसके अलावा यह भी आवश्यक नहीं है कि अपीलार्थी खुद ही अपील की सुनवाई में उपस्थित हो। वो अपीलार्थी अपना अधिकार पत्र देकर किसी भी व्यक्ति को अपने स्थान पर सुनवाई में भेज सकता है अपना पक्ष रखने की। जी, ये स्पष्ट है कानून, इस बारे में कोई दिक्कत नहीं। जी। तो एक छोटा क्वेश्चन एक और है सर, कि मैंने जैसे एक विभाग में भी कम से कम एक व्यक्ति की नियुक्ति को लेकर 15 से 20 RTI फाइल किए हैं। उसमें से मैक्सिमम में 16 या 17 में कह सकता हूं मैं कि उन्होंने लिख दिया कि 81J में आपको नहीं दी जा सकती। और जब तक हम जानकारी लेंगे सर, हाई कोर्ट जाएंगे, सूचना आयोग जाएंगे, उसमें कम से कम 6 महीने, साल भर, 2 साल का प्रोसेस लग जाता है। तब तक तो आदमी की नौकरी रेगुलर हो जाती है, जो गलत तरीके से आवेदन डाल के जो इंटरव्यू प्रोसेस में खड़ा रहता है प्रारंभिक तौर पे, वो तो 2 साल 2.5 साल में रेगुलर हो जाता है। फिर रेगुलर होने के बाद वो कोर्ट चला जाता है, मतलब एक टाइम ड्यूरेशन बहुत हो जाता है। और दूसरा चीज सर, हम किसी विभाग से यह आवेदन करके मांग सकते हैं कि भाई RTI में 81J के तहत किन किन दस्तावेजों को आपने गोपनीय माना है, उसकी हमको सूची दे दीजिए ताकि हम इसमें आवेदन ना करें। हम उनकी सूची मांगने भाई कि आप बता दो कि 81J में ये चीजें आपको नहीं दी सकती, किसी आवेदक को नहीं दी जा सकती। उनकी सूची हो या तो वेबसाइट में डाल दे, या तो जो आवेदन करता है उनको दे दे। तो ऐसा क्या आवेदन करके हम मांग सकते हैं सर उससे कि 81J में क्या क्या दस्तावेजों को आपने गोपनीय माना है, उसकी सूची हमको दे दीजिए। नहीं, इसका कोई फायदा नहीं होगा आपको जी। 81J में क्या क्या आता है, ये उसकी केवल परिभाषा दी गई है। एक डॉक्यूमेंट उल्लेखित नहीं किया गया है कि ये चीज आएगी, ये चीज नहीं आएगी। तो ये केस टू केस डिफर करता है। जी। तो लेकिन आप पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड दस्तावेज मांग रहे हैं तो वो तो सार्वजनिक किए जाने योग्य हैं। आपको अगर नहीं देते हैं तो अपील में जाना चाहिए। हाँ नहीं सर, वो जाना चाहिए, समझ रहा हूँ सर, लेकिन एक गांव का आदमी जहाँ जो आवेदन लगाते हैं 300 किलोमीटर की दूरी मुख्यालय पे लगाता है। मैं जैसे गरियाबंद का रहने वाला हूँ और अंबिकापुर के लिए आवेदन करता हूँ, तो उसकी दूरी 700-800 किलोमीटर है। अगर वो जाने की आवश्यकता कहाँ है? माननीय राहुल सिंह जी भी इस वेबिनार में कई बार कह चुके हैं, आपको जाने की जरूरत कहाँ पड़ रही है? आपको RTI लगाने से लेके प्रथम अपील करना, द्वितीय अपील करना, किसी में भी जाने की आवश्यकता नहीं। आप केवल डाक के माध्यम से सारा काम कर सकते हैं। प्रथम अपील अधिकारी को भी लिख सकते हैं कि मैं ये दूरी है या आर्थिक कारण है या अस्वस्थ कारण सुनवाई में नहीं आ सकता, मेरा ये लिखित पक्ष है, इसको ध्यान में रखते हुए आप अपील का निराकरण करें। ऐसे ही लिखित पक्ष सेकंड अपील में भी आप भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आपकी अनुपस्थिति के आधार पर कोई अपील खारिज नहीं की जा सकती कि आप सुनवाई में नहीं आए इसलिए खारिज की जाती है, ऐसा भी कोई प्रावधान। जी जी, आप कागज से सारा काम कर सकते हैं घर बैठे। हमने तो विदेश जाके जो भारत के NRI रह रहे हैं, प्रवासी भारतीय, उनको बताया कि आप यहाँ दुबई में बैठे बैठे, कनाडा में बैठे बैठे भारत में आप RTI का यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सारा पेमेंट कर दो शुल्क वगैरह का, यहीं से जानकारी लीजिए। वो कहाँ से आएगा? भारत का आदमी अगर कनाडा में बैठा है तो वो 17 घंटे की फ्लाइट है और 1 लाख रुपए टिकट लगता है, वो थोड़ी आएगा। लेकिन वो डाक से जानकारी ले सकते। जानकारी लेने के लिए भी आप अपना पता लिखा, टिकट लगा, लिफाफा भेज दीजिए, इस पे डाक के टिकट लगा, तो आपको जानकारी भी घर बैठे मिलेगी, जाने की जरूरत ही नहीं। और सर 81J में जो ये अपॉइंटमेंट लेटर है, वर्क एक्सपीरियंस है, ये सब दिया जा सकता है ना, मार्कशीट है? बिल्कुल। आप शायद देर से जुड़ रहे हैं, हम थोड़ी देर पहले इस विषय पे हमने चर्चा की थी कि जो नौकरी से संबंधित जो भी दस्तावेज सब दिए जाने योग्य हैं, सिवाय उसके उसने अब किसको अपना वो नामांकित किया है कि उसकी मृत्यु के बाद फलाने को उसके सारे लाभ दिए जाए सेवा संबंधी, मतलब एक तरह से वारिस टाइप का, किसको नॉमिनेट किया, वो जानकारी सार्वजनिक करने योग्य नहीं। बाकी सब जानकारी सार्वजनिक है। उसके बैंक अकाउंट की नहीं दे सकते, उसके इनकम टैक्स रिटर्न की नहीं दे सकते। मैं यहाँ पर मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि असल में लोग जो लोक प्राधिकारी का जो लोग संदर्भित समझ पाए हैं अब तक, वही गलत समझ पाए हैं। जहां पर ऐसे सर्विस मैटर है वहां पर सर्विस ट्रिब्यूनल भी लोक सूचना में आया हुआ है,
लोक प्राधिकारी है, आप वहाँ के जन सूचना अधिकारी से मांगेंगे तो आपको उपलब्ध ही कराएगा। अब आप मांगोगे डीएम से तो वो कैसे उपलब्ध करा पाएगा? आप सक्षम न्यायालय के जन सूचना अधिकारी से मांगिए, आपको बिल्कुल उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि मैटर सर्विस है, सर्विस मैटर के रिकॉर्ड को उसको इंस्पेक्ट करना, उसको सब कुछ करने का प्राधिकार है, आपको उपलब्ध भी कराने का वो वहां पे उपलब्ध करा देगा। इससे मांगना है सर, एक बार प्लीज बता दीजिए सर। सेवा संबंधी मामले को निस्तारित करने का जो प्राधिकरण है, जो सर्विस ट्रिब्यूनल्स होते हैं, आप वहां से मांगिए। अगर केंद्रीय कर्मचारी है तो केंद्रीय कर्मचारी के लिए ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं, लेबर कोर्ट्स बने हुए हैं, आप वहां के जन सूचना अधिकारी से मांगिए, आपको बिल्कुल उपलब्ध कराएंगे। ये हर स्टेट में है ना सर? सर हर स्टेट में, ऑल इंडिया है। आप सेंट्रल के लिए सेंट्रल लेबर कमिश्नर को अप्रोच करिए, स्टेट के लिए स्टेट लेबर कमिश्नर को अप्रोच करिए। अब आप डीएम से, असल में आप डीएम से मांग रहे हैं, तो डीएम के पास 81J पे एक तो बहुत क्लियर उनको कहने की आवश्यकता है कि इसको क्यों नहीं देना है, उनको बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं दिया जाएगा। 81J का सर्टर लेते समय उनको बताना पड़ेगा कि 81J का सर्टर किस कारणों से लिया गया, और ये भी बताना पड़ेगा क्या दिया जा सकता है उसमें। वो तो सर अपील के मामले में अपील अधिकारी आवेदक से पूछता है कि आप बताइए कि जो जानकारी दे रहे इसमें कैसा लोकहित छुपा हुआ है, ऐसा पूछते हैं। जबकि तो लोक सिद्ध है करके वो तो जन सूचना अधिकारी को बताना चाहिए कि इसको देने से। तो आवेदक से क्वेश्चन करते हैं कि आप ही वो कीजिए क्लियर की कैसे ये लोकहित से संबंधित दस्तावेज। एक मिनट होल्ड करिए आप लोग थोड़ा सा। निखिल डे सर अभी तक जुड़े थे हमारे बीच में और वो जानना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका, आपने अपना अमूल्य समय दिया है और आपका मैसेज हमने पढ़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले किसी कार्यक्रम में हम फिर मिलते हैं। और आपने जो 3 बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपने प्रकाश डाला है उसे हम निश्चित तौर पे एक रिजोल्यूशन के तौर पर इसको अपन लेते हैं और इसके विषय में हम आगे और चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद सब लोगों को, और फिर से बधाई जिस ढंग से आप ये करते जा रहे हैं सबको। सर सब आप लोगों का आशीर्वाद है, इसी तरह से बना रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो हाँ, आप चित्रकांत शर्मा जी आप प्रश्न पूछ रहे थे और आलोक कुमार जी कुछ जवाब दे रहे थे। थोड़ा सा आलोक कुमार जी शॉर्ट में इसको करिएगा, फिर एक और प्रश्न अपन लेते हैं और हम लोग भी इसको फिर बाइंड अप करते हैं। जब अपील के प्रकरण में जाते हैं तो अपील अधिकारी हमसे पूछता है कि आपने इसके डॉक्यूमेंट मांगे, भाई अंक सूची, आप ये सिद्ध कीजिए कि ये कैसे लोकहित से संबंधित है। वो उनका क्वेश्चन ये रहता है, तो वो सिद्ध करना हमारा काम है कि वो पीआईओ का काम है? नहीं चंद्रकांत शर्मा जी, आप ऐसे में एक काम करिए, अपीली अधिकारी को पहली बात तो जानने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप पहुंच भी गए तो हुजूर आपको जो करना है वो मुखरित आदेश में हमें लिख के दे। हाँ, आपको जो भी कहना है मुखरित लिख के दे दे, हमें मंजूर है, क्योंकि हमारे पास 19(3) का प्रोविजन है ना फिर जी। तो जैसे प्रथम अपीली अधिकारी ने यदि आपको जवाब नहीं दिया चित्रकांत शर्मा जी, तो आप 19(3) के तहत द्वितीय अपील कर सकते हैं। केंद्र का मैटर है तो आप केंद्रीय विभागों का मैटर है तो आप सीआईसी में, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में उसकी अपील कर दें। और स्टेट का मैटर है तो आप स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में संबंधित जिस स्टेट का हो तो उसमें आप जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया था। और ये 81J का जो मामला है इसको लेकर के आत्मदीप सर भी कह रहे हैं कि जाने की अनुमति मांग रहे हैं, लेकिन आत्मदीप सर अभी हम आपको अनुमति नहीं देंगे। एक प्रश्न नागेंद्र राम जी का है, ये पूछना चाह रहे हैं। नागेंद्र राम जी अपने आप को अनम्यूट करें और आत्मदीप सर से आप अपनी बात रखें। नागेंद्र राम जी अपने आप को अनम्यूट करें। नागेंद्र राम जी, अनम्यूट करें अपने आप को। वो जो क्रॉस लगा हुआ है आप इसमें एक स्लैश लाइन लगी हुई, हाँ ठीक है, बोले। जी सर, नमस्ते सर। सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नई दिल्ली में एप्लीकेशन RTI दिए, वहां से जवाब नहीं दिया गया जन सूचना अधिकारी द्वारा। उसके बाद अपील किए, अपील अधिकारी द्वारा भी कोई जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद केंद्रीय सूचना आयोग में हियरिंग हुई, हियरिंग में ही उन्होंने कहा कि इनको जवाब दिया जाए, जबकि फाइन नहीं दिया गया। हमने कहा वहां शिकायत मिलने के बाद जी अब हम कहाँ जाएं। मेन समस्या जी ये होती है कि शिकायत तो उन्होंने आधी अधूरी दी, लेकिन उसके बाद शिकायत में भी जो गड़बड़ी मिली, हम हाई कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं। उसके बाद हम आयोग के खिलाफ कहाँ एप्लीकेशन दें? हमारा जो मेन मकसद ये है, क्योंकि सबसे बड़ी बात उसमें जी एप्लीकेशन देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आयोग सबसे करप्ट डिपार्टमेंट है।
1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018 के बीच में 1886 शिकायतें आई और 15 शिकायतों में हियरिंग हुई। मेन मकसद जी ये है, इसका निदान आप ही लोग बता सकते हैं। जी सर। आत्मदीप सर, कृपया इस प्रश्न पर प्रकाश डालें और फिर आपने बहुत महत्वपूर्ण अपना समय शुरू से दिया हुआ है, तो हम आपको फिर बधाई के साथ, धन्यवाद के साथ आपको विदा करें। रक्षाबंधन की हमारी ओर से भी आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। जो ये भाई सवाल उठा रहे हैं वो मुद्दा एक अपने आप में महत्वपूर्ण है। बहुत से खास करके राज्य सूचना आयोगों में इस तरह के आदेश पारित किए जा रहे हैं जो निर्णायक नहीं, स्पीकिंग ऑर्डर नहीं। जी, जैसे ये बता रहे हैं इनके मामले में आदेश दिया कि इनको जवाब दिया जाए। अब ये कोई आदेश नहीं हुआ, क्या जवाब दिया जाए? आप या तो जानकारी देने का या न देने के बारे में कोई निर्णय करके आदेश पारित करिए। जवाब देने का निर्देश कोई निर्णय नहीं हुआ। इसी तरह कई जगह कुछ सूचना आयुक्तों द्वारा जो अपात्र लोग सूचना आयुक्त बन गए उनके द्वारा विधि विरुद्ध आदेश पारित किए जा रहे हैं। उनको खुद विधि RTA के प्रावधानों की पर्याप्त जानकारी नहीं है, इस कारण ये गलती उनसे हो रही है। तो इस वेबिनार का एक सत्र हमको इस पे भी रखना चाहिए और फिर उसमें जो भी ऐसे फैसलों की जानकारी आए उसके आधार पे कोई ना कोई आगे की कार्रवाई का रास्ता ढूंढने पे बात करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि आदमी कहाँ जाएगा? आयोग के बाद हाईकोर्ट जाना हम बार बार सुन चुके हैं कि सबके बस की बात नहीं है और वहाँ भी रास्ता लंबा है। सुरेंद्र जैन जी ने बताया उन्होंने कितने केस किए और कितने कितने साल लग रहे हैं उसमें भी, हाईकोर्ट में जाने के बाद भी। तो वहाँ जिसको दंड मिला है सूचना आयोग से उसको तो स्टे तुरंत मिल जाएगा, लेकिन जिसको सूचना आयोग के अवैध आदेश के खिलाफ जिसको न्याय चाहिए वो मिलने में आप बरस लग जाएंगे। तो कोई रास्ता तलाशना चाहिए इस मुद्दे पे एक वेबिनार करके। और एक अभी यूपी के साथी ने तो यहाँ चैट बॉक्स में मैसेज डाला था, जो बीच में शायद अपनी बात ठीक से वो कह नहीं पाए, कि उनको 2015 में आदेश दिया उनके मामले में कि यूपी आयोग ने कि इनको जानकारी दी जाए और उसको दंडित भी किया लोक सूचना अधिकारी। 2015 के बाद अब 2020-21 में सूचना आयोग से उनको लिखा जा रहा है कि उस दंडित आदमी को आप माफ कर दो लोक सूचना अधिकारी। ये आयोग का काम ही नहीं है, ये बिल्कुल गैर कानूनी हरकत है पूरी तरह से। इस तरह के मुद्दों पर भी हमको विचार करके रास्ते। धन्यवाद। बिल्कुल। और सर, इनका नागेंद्र राम जी का जो प्रश्न था वो आयोग के आदेश की पालना के संदर्भ में तो था, जो जितना था। इनका कहने का मतलब ये था कि यदि आयोग ने आदेश दिया है अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, क्या आपने बताया था SC/ST कमीशन ना? SC कमीशन को, हाँ ठीक है, SC कमीशन को सूचना आयोग ने आदेश दिया कि इनकी शिकायत पर जानकारी SC कमीशन इनको दे, पर उसने जानकारी नहीं उपलब्ध करवाई। और इनका ये कहना है कि एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन में लगभग 1,500-2 हजार शिकायतें आई हैं मतलब SC कमीशन में, और SC कमीशन ने उनका सही ढंग से डिस्पोजल नहीं किया हुआ है, उन पर कार्यवाही नहीं की हुई है। तो इनका आरोप आयोग पर तो है, ये जितना है कि सूचना आयोग पर कितना आरोप है, इनका आरोप है SC कमीशन पर कि SC कमीशन सही तरीके से नहीं काम कर रहा है, SC कमीशन बहुत भ्रष्ट है। इनका नागेंद्र राम जी का ये कहना है, सही है ना नागेंद्र राम जी? हाँ, तो इसके खिलाफ ये कहा जाए, तो इसके लिए तो आप सीधे नरेंद्र मोदी जी को शिकायत करिए कि भाई ये कमीशन आपने जो बैठा करके रखी है हम लोगों के भले के लिए, तो ये अपना पेट भर रहे हैं और हमारा कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना? तो ये भाई SC/ST कमीशन के लिए इतना इनको पावर दिया हुआ है, इतनी सारी व्यवस्थाएं की हुई हैं गरीबों को और इस तरह से मार्जिनलाइज्ड जो सेक्शन है उसके लिए, लेकिन ये क्या कर रहे हैं इससे स्पष्ट हो जाता है। तो आप एक काम करिए, ये जितनी शिकायतें इनकी हैं और जिनका डिस्पोजल रेट है उसको ले करके आप एक रिप्रेजेंटेशन दीजिए, एक SC कमीशन में भी दीजिए, भारत सरकार को भी दीजिए और जो भी संबंधित विभाग है उनको दीजिए, और इसको आप ले करके एक तो पिटीशन आप PIL दायर कर दीजिए, कोर्ट में दायर कर दीजिए कि इनका ये जो डिस्पोजल रेट है शिकायतों के निवारण का ये बहुत अच्छा नहीं है और ये इस तरह से हम लोगों को हमारा अधिकार प्राप्त नहीं हो पा रहा है। ये सबसे बेहतर तरीका इसमें रहेगा। हाँ ठीक है सर। अच्छा सर, नमस्ते। जी नमस्कार। तो हमें लगता है कि अभी हमें मीटिंग कंक्लूड करना चाहिए। और आत्मदीप सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप शुरू से अंत तक जुड़े रहे। और एक बार हम पुनः अपने सभी साथियों को यहाँ पर, और हमारे बीच में प्रवीण सर भी जुड़े हुए हैं लेकिन शायद वो अपना कुछ काम कर रहे होंगे। प्रवीण पटेल सर हैं फोरम फॉर फास्ट जस्टिस के जो ऑनरी ट्रस्टी हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। और सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई, आप कम से कम इस कार्यक्रम में बराबर जुड़े रहे। यद्यपि हम आपका फोटो और वीडियो यहाँ पर नहीं देख पाए,
पर कोई बात नहीं, हमें पता है कि आप कुछ ना कुछ वहाँ पे काम करते रहते हैं। और अगले कार्यक्रम में हम आएंगे और आप भी उस कार्यक्रम में रहेंगे, और कार्यक्रम का जो इशू मतलब वो टॉपिक रहेगा वो चाइल्ड राइट्स से संबंधित रहेगा, और बहुत ही मूर्धन्य जो हमारे लॉयर्स हैं और एक्टिविस्ट हैं जो चाइल्ड राइट्स के लिए काम करते हैं, वो किस तरह से सूचना का अधिकार कानून का उपयोग करके, हमें लगता है कि प्रवीण सर कुछ इसमें जोड़ना चाहेंगे। प्रवीण सर ने अपने आप को अनम्यूट किया हुआ है, तो प्रवीण सर अगले कार्यक्रम के विषय में कुछ यदि आप जोड़ पाए तो अच्छा रहेगा। नमस्कार सभी साथियों को। मैं सुन रहा था अभी और साथ साथ में खाना भी खा रहे थे, इसलिए मैं जुड़ना नहीं चाहता था तुरंत। जी जी। तो दो बातें हैं। एक तो हाईकोर्ट की जो बात की आप लोग ने, तो जितनी बड़ी समस्या है हाईकोर्ट की, रास्ता भी है, वकील हैं कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर हाईकोर्ट में इलाहाबाद में, जो आपको प्रो बोनो अपीयर कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा आपका होगा, वकील कोई चार्ज नहीं लेगा, दैट वी विल अरेंज। दूसरी चीज मेरा एक सजेशन है कि कई जो अलग अलग विचार आ रहे हैं, एक सज्जन कुछ बोल रहे हैं, दूसरे सज्जन कुछ दूसरी बात हो रही है, तो जो कंफ्यूजन है हाईकोर्ट के बारे में हो या वकीलों के बारे में हो, तो मेरे ख्याल से आपको एक प्रोग्राम करना चाहिए जिसमें फॉर्मर हाईकोर्ट जज को भी बुलाना चाहिए। तो क्या होगा, फ्रॉम जज पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई चीजें के समाधान हो सकती है कि कौन सी चीज हम हाईकोर्ट में ले जा सकते हैं और किस प्रकार उसका समाधान हो सकता है। ये दो चीजें हैं जिसपे आप लोग ध्यान दे सकते हैं। जहां से वकील की और कहीं की बात होगी तो जो भी हम लोग से होगा पॉसिबल वो कनेक्शन आपको दे देंगे। और अगले हफ्ते के लिए जो बात किया वो बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसके ऊपर है। कानून है मगर उसका खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, और कई गरीब परिवार हैं कि जो अपने बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे सकते हैं, शिक्षा का अधिकार होने के बावजूद उसका लागू नहीं होना, और उसके ऊपर में कई जुवेल एंड जस्टिस एक्ट है, उसके अंदर में भी कुछ विसंगतियां हैं। तो ये सब जो टेक्निकल इश्यूज है, और हम लोग के साथ जो 4 व्यक्ति आ रहे हैं, चारों इस मामले में धुरंधर है। तो उम्मीद करते हैं कि उस दिन भी आपको काफी मसाला मिले कि जिसमें आप राइट टू इन्फॉर्मेशन का यूज करिए, और हम लोग मिलके इसमें इस प्रकार काम करें कि आने वाली पीढ़ी जो हमारी है, जो आज बच्चे हैं, उनके अधिकार के बारे में हम लोग चर्चा करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम जजेस को भी पिछली बार लाए थे, अपन वर्चुअल कोर्स पर चर्चा किए थे, और आगे आने वाले कार्यक्रम नहीं, आप इसमें लाइए, राइट टू इन्फॉर्मेशन पे लाइए, इस समस्या के अंदर हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, लाएंगे, अगले किसी मीटिंग में लाएंगे, और अपन इस पे जरूर डिस्कस करेंगे। ऑफ मीटिंग में अपन इसको डिस्कस करेंगे और इसको मटेरियलाइज करेंगे निश्चित तौर पर। और अगले कार्यक्रम के बारे में आप सभी ने श्री प्रवीण सर से आपने जानकारी प्राप्त की है, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा उस कार्यक्रम में जुड़े और जाने कि कैसे प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स में आरटीआई का भी यूज अपन कर सकते हैं। और एक बहुत ही टॉपिक ऐसा था जो अछूता था अभी तक, जिसपे हम लोगों ने एक इंडिपेंडेंट तौर पे चर्चा नहीं की थी, पर यहाँ पर इसको अपन अगले मीटिंग में चर्चा करेंगे। और वी हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू वेल बिफोर द इवेंट कि मतलब अगले हफ्ते होने वाली है, और हमने आपको पहले ही बता दिया है। अक्सर हमारा लोगों का वीकडेज के ड्यूरिंग इसका डिसीजन होता है कि अगला कार्यक्रम क्या होगा, पर इसका काफी पहले हमारा लोगों को हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सभी साथियों का यहाँ पर जुड़ने के लिए। हमारे बीच में इतने महत्वपूर्ण लोग आए। आज पहली बार कार्यक्रम में माननीय अरुणा राय जी आई, जो पूरा आरटीआई कानून का एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ये जो मजदूर किसान शक्ति संगठन एनसीपीआरआई का जो पूरा मूवमेंट चला, जिसके एक ड्राइविंग फोर्स के तौर पे वो रही हैं शुरू से लेकर के अंत तक, उनका हमें आज यहाँ पर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। हम सब बहुत आभारी हैं इसके। निखिल डे सर हमारे कार्यक्रम में अंत तक जुड़े रहे, देखो बहुत ही पेशेंटली सुन रहे थे, ये बहुत बड़ी बात है। हमें तो लगा था कि वो ऑन करके कहीं मतलब शायद चले गए इधर उधर, लेकिन आपने देखा कि उन्होंने मतलब पूरा कार्यक्रम को सुना हुआ है। और हम लोगों को सब आप सबका इसी तरह से आशीर्वाद मिलता रहे। राहुल सिंह सर हमेशा ही कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हैं, शैलेश गांधी हमारे मेंटर की तरह हैं, और प्रवीण सर हमारे बीच में बराबर उनका आशीर्वाद बना रहता है। और सब साथियों का, आत्मदीप सर हमारे मध्य प्रदेश के एक्स SIC, और जब भी जैसी भी आवश्यकता पड़ती है हमेशा ही अपना मार्गदर्शन देने के लिए हमेशा ही एक्टिव रहते हैं। भास्कर प्रभु सर आते हैं, शायद इस कार्यक्रम में आज नहीं जुड़ पाए। वीरेश बेल्लूर सर आए, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया कि किस तरह से कर्नाटक में स्थितियां हैं, और जिस तरह से सभी स्टेट में वैसे ही कर्नाटक में है, ज्यादा मतलब बेहतर आप नहीं बोल सकते। हाँ, एक चीज उन्होंने जरूर बताई कि कर्नाटक में जो पोस्ट है वो भरी है,
लेकिन लोग आराम करने के लिए जाते हैं। मतलब अबाउट 100 केसेस डिस्पोजल रेट पर मंथ, ये बहुत ही कम, इस तरह से उन्होंने बताया सूचना आयोग का। तो ये बहुत ही स्थितियां गंभीर हैं हर जगह, और हम लोगों को सबको, कानून तो अपने स्थान पर है, लेकिन कानून के साथ साथ इसको एक मूवमेंट की तरह लेना पड़ेगा। आपने देखा ना अरुणा राय जी ने क्या कहा है कि संघर्ष करना पड़ता है, टॉक करना पड़ता है, संवाद करना पड़ता है, एक आंदोलन का रूप लेता है, और तब जाकर के ये कुछ होता है। तो आप ये मान के चलिए कि बिना कुछ आंदोलन किए, बिना कुछ किए हमें कुछ हासिल नहीं होगा। इस देश में कोई भी नेता, क्योंकि विधायिका सबसे जब बड़ी पावरफुल होती है, विधानसभाओं में, लोकसभाओं में, राज्यसभाओं में कानून पास होते हैं, और हम आपको बता दें कि जब तक आप उन पर दबाव नहीं बनाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। हम लोग इसी तरह से बात करते रह जाएंगे। तो सबसे बड़ा मेन इसमें फैक्टर है ये विधायिका, और जब तक इसका आंदोलन का रूप नहीं होगा, जब तक सरकारों को नहीं लगेगा कि वो गिर जाएंगी, वो बर्बाद हो जाएंगी, वो अगला उनकी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जब तक ये बात नहीं आती है तब तक हमें कुछ हासिल नहीं होगा। हम इस तरह से डिस्कशन करते रहें, उससे कोई विशेष फर्क उनको पड़ने वाला नहीं है। इसी के साथ ही हम एक बार पुनः धन्यवाद आप सभी को देते हैं। सर प्रवीण सर कुछ बोलना चाह रहे थे, आपने हाथ रेज किया। एक बात, क्या बोल रहा है या 28 तारीख को हम लोग का जो प्रोग्राम है, आपने जो बात किया विधायिका का, तो उसमें कोर्ट के जो ताकत, और जब हमारी 3 संस्था जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, आज के दिन स्थिति यह है कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों को लेके आप आरटीआई में जब बात करते हैं तो समस्या पैदा होती है। और न्यायपालिका अभी तक तो कैसे चल रही थी उसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, मगर अभी जो नए चीफ जस्टिस आए हैं उन्होंने सरकार को रास्ता दिखाने का काम किया है। अगले हफ्ते हम लोग का यही विषय है, 28 तारीख का शाम को 5 से 7। तो जो भी आपके साथी इंटरेस्टेड हो उसमें आ सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, जिसमें छत्तीसगढ़ के फॉर्मर एडवोकेट जनरल और एक सांसद, वो भी वकील हैं, अमी याग्निक, और एक सुप्रीम कोर्ट के वकील है, वो तीनों आ रहे हैं। तो जो भी साथी आना चाहें वो आ सकते हैं, और उसके अंदर आपकी जो आरटीआई के रिलेटेड कुछ समस्याएं हैं, जो भी वहां पे आप चाहो तो चर्चा भी कर सकते हैं, क्योंकि 50 मिनट का पैनल डिस्कशन का टाइम है। उसमें ये जैसे आप सुप्रीम कोर्ट की बात आती है, हाई कोर्ट की बात आती है, या कहीं की कुछ बात है, तो क्वेश्चन आप ले सकते हैं उसमें। धन्यवाद। बिल्कुल प्रवीण सर, और हम वो मैसेज, पोस्टर और जो लिंक है हम सर्कुलेट कर देंगे आरटीआई ग्रुप्स में, और साथ में अपने फेसबुक और ट्विटर में। तो आप लोग जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं, कृपया आप वहां से प्राप्त कर लें और उस मीटिंग में अवश्य जुड़ें। कनक तिवारी जी बहुत ही मुखर प्रवक्ता हैं, कानून के कानूनविद हैं, एडवोकेट जनरल रहे हैं। और हम आपको बता दें, कनक तिवारी एक ऐसे एडवोकेट जनरल है जिन्होंने सरकार पे रहते हुए इस्तीफा दे दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो छत्तीसगढ़ सरकार की मनमानी पसंद नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये लो भैया, मेरा इस्तीफा है, मैं ये सब नहीं कर सकता जो आप सब चाहते हो। तो उनको जरूर सुनिए, वो हमारे कार्यक्रम में भी आएंगे, आने वाले कुछ मीटिंग में अपन लाएंगे, और फोरम फॉर फास्ट जस्टिस के तत्वावधान में, और हम सबके से मिलजुल करके। और बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को सादर बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। और ये जो त्योहार है रक्षाबंधन का, आप सभी के लिए इसके लिए हार्दिक बधाई, और आप लोग जाकर के राखी बंधवाएं, और रक्षाबंधन के इस त्योहार में इसका जो औचित्य है, वास्तविक औचित्य है, उसको आप पूरा करें। देश की रक्षा करें, देश की रक्षा, कानून की रक्षा का एक तरह से संकल्प लें। और जो भाई बहन के बीच में ये इस तरह से एक रक्षा का जो बात आती है, उनकी भी तो रक्षा हमें करनी ही है, और निश्चित तौर पर, और उसके लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मान सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एम ए अंसारी, झारखंड से सर। धन्यवाद धन्यवाद अंसारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कादरी जी, अंसारी जी, हमारे सभी साथी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।